हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी एच एकेडमी। ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल क्या हैं, ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है। सो ये सब सेक्शन, ये सब टॉपिक्स हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं तो पहले हमें जानना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो उसके पहले मैं मैथमेटिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। ओके, सो मैथमेटिक्स है क्या। देखिए, कॉमनली मैथमेटिक्स की जनरली कोई डेफिनेशन नहीं है, बट देयर इज़ सम कॉमन, यू कैन से सम इनफॉर्मल डेफिनेशन। ये कोई कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। तो मैथमेटिक्स को हम डिफ़ाइन करें तो मैथमेटिक्स क्या है। ओके, तो पहले मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता देता हूँ। मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। 1 2 3 4 ये सब नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। क्वांटिटीज़ कोई भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करूँ वॉल्यूम की, सरफेस एरिया की, या एरिया की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, साइड की जो लेंथ है उसकी बात करें, एंगल्स जो हैं उनकी बात करते हैं, तो ये सब क्वांटिटीज़ हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे कोई फार्मूला होता है भाई, ठीक है। अब मैं फार्मूला जैसे बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए a+b², तो a² + b², बहुत कॉमन फार्मूला है। a² + b² + 2ab। ओके, तो ये बहुत कॉमन क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, स्क्वायर या क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो इसमें क्या है कि ये इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म दिख रहे हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड में अब 2 ही टर्म दिख रहे हैं, स्क्वायर होल स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में 3 टर्म है, मतलब इसके एक्सपेंशन है ये 3 फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम। इसका जो हम मॉर्फोलॉजी नहीं कह सकते, इसमें स्ट्रक्चर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनका जो ओरिएंटेशन है, इनका जो टर्म्स का ओरिएंटेशन जो है, या टर्म्स का जो एक्सपेंशन है, वो सब स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी है, 2 टर्म की है, और यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है डिफरेंस। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी मैथमेटिक्स की स्टडी में शामिल है। ये फार्मूला भी कहते हैं इसको, ये फार्मूला भी है, ठीक है। शेप, ठीक है। 5वां जो चीज़ है वो शेप्स है। शेप्स का मतलब है कोई आकार होता है। तो आकार में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार। इसमें एक ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्किल। चलिए मैं स्ट्रेट लाइन वाले शेप्स की ही बात करता हूँ। ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और एक ट्रेपीजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। ये these are hand drawn shapes, so they cannot be as perfect as you want or you are expecting, but yeah, just for rough idea मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। इसमें चारों साइड बराबर होती हैं, और इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है, जैसे ये और ये। ओके, तो इस तरीके के ये सारे शेप्स हैं। सर्किल हो गया, यहाँ तक कि अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करें तो पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, ये सब शेप्स हैं। तो ये भी मैथमेटिक्स की स्टडी में आते हैं, ठीक है। शेप्स के बाद आता है आपका
इसके बाद क्या आता है, शेप्स के बाद आप स्पेस की बात कर लेते हैं, है ना। स्पेस में भैया क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पेस में, लेकिन हम चूँकि इसको ब्रॉड सेंस में क्लासीफाई करें तो सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं या 3 टाइप के बोल सकते हैं। वैसे तो मल्टी डायमेंशनल स्पेस होता है, लेकिन हम जो कॉमनली यूज करते हैं, जैसे 1D स्पेस होता है, एक लाइन के अलोंग होता है स्पेस, इसकी कोई विड्थ और डेप्थ नहीं होती है, तो ये एक लीनियर स्पेस होता है, 1D स्पेस बोलते हैं। दूसरा इसका स्पेस चूँकि बात कर रहे हैं तो ये 2D भी हो सकता है, ओके, 2D स्पेस भी होता है और 3D स्पेस भी होता है। और इन जनरल इसमें वैसे बहुत सारे होते हैं, 4D स्पेस भी होता है, इन जनरल n डायमेंशनल या ND स्पेस भी होता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। सो मैथमेटिक्स हम एक कॉमन डेफिनेशन बोले तो मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, स्ट्रक्चर, फार्मूला, शेप्स एंड स्पेस, ओके। तो ये होगी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आ जाती है। मैं इस मैथमेटिक्स की डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो इसके पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को जानें, मैथमेटिक्स को जानना ज़रूरी है। बहुत लोग डेफिनेशन को हम माइंड नहीं करते हैं क्योंकि इसकी कोई कॉमनली जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। हाँ, लेकिन एक कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है, उसके हिसाब से हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट कॉमन लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए हम इसको ब्रॉड सेंस में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, जेनेरिक सेंस में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसकी कोई जनरल डेफिनेशन नहीं होती क्योंकि इसमें ये बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत ही ब्रॉड एरिया है, इसलिए कोई डेफिनेशन जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। बट कॉमनली हम ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं कॉमन डेफिनेशन है, ओके, इनफॉर्मल डेफिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं हैज़ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं भैया। ट्राइग्नोमेट्री, ये ऐसे पढ़ते हैं इसको ट्राइग्नोमेट्री, बट इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ओके। हिंदी में ऐसे ट्रिगोनोमेट्री ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको हिंदी में समझाने की। बट इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए यार इंग्लिश में समझो इसको, ठीक है। हिंदी खुद के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। और कुछ टर्म जो हैं वो इंग्लिश में बोलता हूँ ताकि आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर टर्म का इंग्लिश जानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी ज़रूरी नहीं है हर टर्म को जानना। हम उसको इंग्लिश में ही प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन समझाने के तौर पे हम हिंदी में समझाते हैं। मैं बोलता भी हिंदी में हूँ ज़्यादातर, लेकिन डेफिनेशन में इंग्लिश में बोलता हूँ। और कुछ टर्म जो हैं, जो बहुत स्पेसिफिक टर्म है, उसको इंग्लिश में ही बोलता हूँ ताकि आप उससे फैमिलियर हों। हर प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश ही मिलेगी, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को जानना ज़रूरी है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में जानना ज़रूरी है। इस इंग्लिश में स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं, ठीक है, टर्म्स होते हैं जिनको ज़रूरी है जानना, ठीक है। इसलिए मैं डेफिनेशन, जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस, स्पेसिफिक टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, उनके इंग्लिश में ही बोलूँगा, ठीक है। ओके, तो आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो भैया नाम से लग रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ट्राइंगल का एक स्टडी है। ट्रिग्नो से, ट्राइंगल से लिए गया है ट्रिग्नो। मीट्री का मतलब है मेजरमेंट करना, ठीक है। ट्राइग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल से। तो भैया अगर मैं कहूँ भैया ट्राइग्नो, ये सॉरी मेरा जो मानना है वो ये है कि भाई ट्राइंगल जो है, वो जो ट्राइग्नो वर्ड है वो ट्राइंगल से लिए गया है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, यार मैं उल्टा बोल गया, कि जो ट्राइंगल वर्ड है वो ट्रिग्नो से लिया गया है। तो ये ट्रिग्नो जो रिप्रेजेंट करता है, मैं सीधे से बताता हूँ यार, ये ट्राइग्नो है ना, ये रिप्रेजेंट, सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके। तो जो ट्राइग्नो टर्म है, ये ट्राइग्नो टर्म जो लिया गया है, ये लिया गया है ट्राइंगल के लिए। ये इस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, सीधे ऐसे बोल दिए, ठीक है। अब मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ऐसे अब मीनिंग बता रहा हूँ मैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है भैया? मापना यार, माप करना होता है, मापना। हिंदी में मापना भी बोलते हैं। ट्राइंगल को त्रिभुज भी बोलते हैं, ठीक है, त्रिभुज बोलते हैं इसको।
त्रिभुज ऐसे। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है। अब हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, इफ आई डिफाइन इट, ओके, सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स, मतलब किसके साथ डील करता है भैया, दैट डील्स विथ साइड्स एंड एंगल्स इन ए ट्राइंगल, क्योंकि भैया ट्रिग्नोमेट्री जो है ना स्पेशली ट्राइंगल के लिए बनाई गई है। अब ये तो होगी डेफिनेशन, हमने इंग्लिश में बात कर दी, ठीक है, तो और हिंदी में समझा दिया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज दी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, कह सकते हैं आप, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इन ए ट्राइंगल। या ये किसके साथ डील करती है, डील्स विथ साइड्स एंड एंगल्स। उसके पहले डील्स विथ, करेक्टली बोलें तो विथ द रिलेशनशिप, विथ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और करेक्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल हम बात करते हैं ना, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप की ही बात करते हैं। रिलेशनशिप बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमें हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बात करेंगे, रिलेशनशिप, ओके। और चूँकि हमने रिलेशनशिप की बात की है तो हम बिटवीन लगा देंगे, क्योंकि हम बिटवीन बात कर रहे हैं, मतलब किस किस के बीच, साइड्स और एंगल्स के बीच के मैथमेटिकल रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ओके। तो ये हम बेसिक डेफिनेशन बता दी। अब हम आ जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल क्या होता है भैया। हमने साइड्स, अच्छा साइड्स बता देता हूँ भाई, साइड्स क्या होता है, साइड, चलिए मैं साइड को बता देता हूँ। साइड जो होता है ना, इट इज ए सेगमेंट, सेगमेंट मतलब समझ रहे हैं, टुकड़ा होता है यार, एक टुकड़ा होता है भैया, टुकड़ा। देखो आप समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा पुअर राइटिंग है मेरी, तो आप मेरे शब्दों को ज़रूर ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो साइड का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, किसका होता है, सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो ना, स्ट्रेट लाइन, ओके। थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, अब समझते जाइए, मेरे शब्दों को सुनिए। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का एक खंड होता है, एक टुकड़ा होता है, ये, इसको हम साइड बोलते हैं। जैसे आप ट्राइंगल ले लीजिए, चलिए हम ट्राइंगल ए बी सी ले लिए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है बट स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा है। हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस साइड को, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ए बी क्या हुआ, एक उसका सेगमेंट, एक पार्ट है, ओके। तो ये होता है साइड, जो स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट होता है, ओके ओके। तो ये सेगमेंट हो गया। इसी तरह से ए सी जो है ये भी एक सेगमेंट है, बी सी भी एक सेगमेंट है। तो जितने भी लाइन स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट है सबके सब साइड्स हैं, ठीक है। ये बी सी, ए सी और सी ए जो भी है, ये क्या है, साइड्स हैं। अब बात करते हैं भैया एंगल क्या है। चलिए भैया एंगल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं, एंगल है क्या चीज़, ठीक है। तो एंगल बेसिकली किसके लिए डिफाइन है, एंगल का यहाँ मतलब, एंगल कई टाइप के होते हैं, मैं कहूँ सॉलिड एंगल, मैं कहूँ प्लेन एंगल। तो एंगल बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बीच का जो इंक्लिनेशन, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन कह सकते हैं आप इसको, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन कहना ज़रूरी, देखो भैया मैं लाइन अगर बोलूँ तो आप उसकी स्ट्रेट लाइन समझिए। लाइन हम बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट लाइन समझते हैं, वैसे लाइन कई टाइप की होती है। मैंने पार्ट 1 ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने क्लियरली बताया कि भैया लाइन जो होती हैं कर्व भी होती हैं, स्ट्रेट भी होती हैं। अब कर्व लाइंस
प्लेन में भी कर्व हो सकती हैं और स्पेस में भी कर्व होती हैं। तो अगर स्पेस में कर्व है तो हम 3D कर्व बोलते हैं, अगर प्लेन में कर्व है तो हम उसे 2D कर्व बोलते हैं। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो आप डिटेल में जानने के लिए पार्ट 1 देख सकते हैं ज्योमेट्री सीरीज का। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए एक लाइन हो गई है, लाइन तो नहीं, इसे लाइन सेगमेंट कहना चाहिए। तो हम अगर मैं लाइन बोलूँ तो आप उसको लाइन सेगमेंट समझिए, मैं बार बार लाइन सेगमेंट नहीं बोलूँगा, सिंपली लाइन बोल दूँगा। लाइन इन रियलिटी और इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री बोलें तो इनफाइनाइट लेंथ होती है लाइन की। तो चूंकि हम कॉमनली इनफाइनाइट लाइन यूज़ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लाइन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लाइन ही बोलते हैं। और लाइन को आप लाइन सेगमेंट समझिए, एक लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो एक फाइनाइट यानी निश्चित लंबाई का है, फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, तो चलिए ए बी लेंथ ले लिया मैंने, ए बी लेंथ का एक लाइन ले लिया, दूसरा लाइन ले मैंने सी डी ले लिया, इस तरीके से लिया ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। मान लीजिए एक दूसरे को ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करना लिया। ठीक है, तो इनके बीच का इंक्लिनेशन दो तरीके से हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि नहीं भाई। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इन दोनों एंगल्स में, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एंगल्स हैं। जैसे मैंने ये जो डबल लाइन से दिखाया और सिंगल लाइन से, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंक्लिनेशन है, या इन्हीं को हम एंगल बोलते हैं। मतलब कितना इंक्लिनेशन है दोनों के बीच। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, एक चीज़ को हटा देता हूँ, एट ए टाइम एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने ए बी और सी डी, इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो इंक्लिनेशन है, इसको मैंने डिफाइन किया एंगल के फॉर्म में। यही तो एंगल होता है, यानी जो इंक्लिनेशन है ए और बी के बीच, वही एंगल होता है। क्या एंगल कर्व्ड लाइन के बीच हो सकता है? देखिए, हो सकता है एट ए पॉइंट पर, लेकिन हम इन जनरली डिफाइन नहीं कर सकते कर्व्ड लाइन के लिए। मतलब एक जनरल एंगल नहीं होता है, ये लोकल एंगल होता है। ठीक है, तो मैं कहूँ भैया ये एंगल होता है क्या इन दोनों के बीच, कर्व्ड लाइन के बीच, कोई जेनरिक एंगल या जनरल एंगल नहीं होता है, एक लोकल एंगल होता है अगर कर्व्ड लाइन है। तो भैया कैसे होता है एंगल, चलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कर्व्ड लाइन के बीच भी एंगल होता है। ओके, कैसे होता है वो देख लीजिए आप। अब मैं देखिए आपको बता दूँ, कर्व्ड लाइन मान लीजिए ऐसे है, एक कर्व्ड लाइन है, ये दो कर्व्ड लाइन हो या एक कर्व्ड एक स्ट्रेट लाइन हो, मतलब ये भी हो सकता है केस। ठीक है, या दोनों कर्व्ड लाइन हो सकती हैं। इस केस में एंगल निकालने के लिए हम कोई जनरल एंगल डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एक ग्लोबलाइज एंगल नहीं होता है, एक लोकल एंगल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर पॉइंट पर इनका जो शेप होता है ना, वो चेंज होता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिखते हैं। अब मैं चूंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, चलो सॉरी मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है। मुझे पहले बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स, अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स विथ कांस्टेंट स्लोप, बस विथ कांस्टेंट स्लोप, यही होती है स्ट्रेट लाइन भैया। कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए। अब मैं देख लीजिए, ये देख लीजिए एक टेढ़ी लाइन है, मैं यहाँ पर देखूँ तो एक रेफरेंस प्लेन के रेस्पेक्ट में देखूंगा कि नहीं भैया? तो अगर मैं, चलिए मैंने इस रेफरेंस प्लेन पे कहीं एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, मान ली वो पॉइंट है। ठीक है, और मैं कहूँ कि भैया इसका ज़रा आप स्लोप देखना, तो आप क्या करेंगे? स्लोप देखने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे? उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। अगर कोई कर्वी लीनियर लाइन है तो हम स्ट्रेट लाइन को ही हमें देखना पड़ेगा भाई, स्ट्रेट लाइन को। कांस्टेंट स्लोप मतलब ऐसा है कि आप देखते हैं इसमें कई पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो 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 जैसे हम इस प्लेन के अलोंग मूव करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि पॉइंट का जो एलिवेशन है ना, वो अलग अलग है यार। कहीं घट रहा है, यहाँ पे घट जा रहा है, यहाँ ज़्यादा था एलिवेशन, नहीं घट रहा। तो ये देख रहे हो एलिवेशन क्या है, घट बढ़ रहा है। और यही अगर स्ट्रेट लाइन हो तो देखना भैया, ये स्ट्रेट लाइन है और ये रेफरेंस प्लेन है। ठीक है,
मैं कई पॉइंट होते हैं इसमें, कोई 3-4 एक सेलेक्ट पॉइंट ले लेता हूँ ABCD। मैं देखता हूँ इसकी जो हाइट है वो कितनी है, मान लीजिए कुछ भी है 2। फिर यहाँ मैं देखूँगा 1 मीटर की दूरी पे तो इसकी हाइट 3 आएगी। सॉरी, थोड़ा सा इसको क्लियर बना देता हूँ। ओके, फिर मैं अगले 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक और परपेंडिकुलर खींचता हूँ, यानी जहाँ पे पॉइंट C है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ओके, तो इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो यानी मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे इस रेफरेंस प्लेन के अलावा, ये रेफरेंस प्लेन है। ओके, इसके अलावा मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे कई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, जो हाइट जो है ना पॉइंट्स की, वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, इसी को हम कांस्टेंट स्लोप बोलते हैं यार, समझ रहे हो? यही कांस्टेंट स्लोप है यार, ये कांस्टेंट स्लोप है। ओके, मतलब द जो हाइट है ना, हाइट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन कॉन्स्टेंटली मतलब एक ही रेट से बढ़ता है। 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। जैसे 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिए तो हम देखते हैं कि इनकी हाइट में जो इंक्रीज है ना वो सेम हो रहा है। यहाँ पे देखना भाई, ये कर्व लाइन थी, ये ब्लैक जैसी दिख रही। चलो मैं नाम दे देता हूँ इसको, कुछ भी नाम दे देता हूँ यार, AB। ठीक है, ये लाइन है, कर्व लीनियर है ये लाइन। तो क्या है, अगर मैं पॉइंट को मान लीजिए कोई ले लिए मैंने, P पॉइंट की 2 पॉइंट ले ली, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से हाइट कुछ और है, फिर यहाँ हाइट कुछ और हो जा रही है, यहाँ हाइट कुछ PQR मान लीजिए, इस पॉइंट की हाइट कुछ और है। तो ये हाइट क्या हो रही है, एज आई मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन अलोंग द रेफरेंस प्लेन, ये भी रेफरेंस प्लेन है, तो क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर जो कि इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब 1 मीटर 1 मीटर, फिर भी इनकी हाइट जो है ना वो अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जिसमें ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि डिस्टेंस या हाइट कह सकते हैं, द हाइट और डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट इन कर्व लाइन चेंजेस फ्रॉम ए रेफरेंस प्लेन, सो इट इज कर्व लाइन एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट दे दी। चूँकि स्ट्रेट लाइन, अब चलो हम वापस आते हैं, स्ट्रेट लाइन इस एंगल में आ गई थी, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेट लाइन बोलना पड़ रहा था। तो स्ट्रेट लाइन के लिए को मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कर्व लाइन से डील करने लगे आते आते, है ना, एंगल्स में डिस्कस करते करते कर्व लाइन पे पहुँच गए। तो हमने कर्व लाइन के ये केस लिया था, मुझे पता है भैया कि एंगल हमें निकालना है अगर कर्व लाइन के बीच, तो हम कोई जनरल एंगल, एक ग्लोबलाइज एंगल नहीं निकाल सकते, हमें लोकल एंगल निकालना पड़ेगा लोकल पॉइंट पे। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उस पर मैं क्या करता हूँ कि दोनों पे टेंजेंट लाइन खींचता हूँ। अब मुझे टेंजेंट लाइन बतानी पड़ेगी भैया, टेंजेंट लाइन क्या होती है। तो देखो, टेंजेंट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन, चलो मैं ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन दैट टचेज, सॉरी, that touches a given curve। कर्व का मतलब होता है कर्व लाइन। ठीक है, कर्व मतलब ये 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, और 1D भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, 1D भी हो सकता है। ठीक है, 1D भी हो सकता है। that touches a given curve at a single point, ये सिंगल पॉइंट पे जो टच करता है ना उसी को टेंजेंट बोलते हैं। जैसे चलिए मैं स्पीड से बता देता हूँ, ये क्या है, कर्व है, तो मैं ऐसे लाइन की, देखिए टेंजेंट है नहीं, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये लाइन जो है जो मैंने खींची है, मान लो L लाइन खींची है, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्या ये टेंजेंट है? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये टेंजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक स्मूथ लाइन खींचूँ जो जस्ट इसको एक पॉइंट पे टच करे, ये देख रहे हो, बिल्कुल मैं इतना एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो देखो एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई नज़र आ रही है लाइन। मैंने कोई एक और लाइन M खींची है जिसको जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है, C पॉइंट पे, देख रहे हो इसमें। ओके, तो ये टेंजेंट है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि ये टेंजेंट है, यस ये टेंजेंट है, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और B पे। ठीक है, तो ये तो टेंजेंट की डेफिनेशन होगी। ओके, अब हम इसी पे वापस आ जाते हैं। मैं बात कर रहा था एंगल्स पे, एंगल्स पे बात कर रहा था, तो कर्व लाइन के बीच की बात कर रहा था। तो मुझे कर्व लाइन के एंगल को समझने के लिए स्ट्रेट लाइन को जानना ज़रूरी है, टेंजेंट लाइन को भी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया, लेकिन चिंता मत करिए, हम टॉपिक पे आ गए हैं वापस। ठीक है,
तो यहाँ पर टेंजेंट हमें खींचना पड़ेगा क्योंकि ये कर्व लाइन है भैया। तो कर्व के में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप चेंज होता रहता है ना यार। तो हमें स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ती है, टेंजेंट लाइन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए टेंजेंट लाइन की ज़रूरत है, क्योंकि टेंजेंट लाइन अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर एक टेंजेंट खींच देता हूँ ऐसे। मतलब ये थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही पॉइंट पर टच करे, ये नज़र आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पर टच कर दिया और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच तो एंगल डिफाइन होता है कि नहीं, यानी डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है वही एंगल होता है दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस केस में एक कर्व लाइन थी जिसमें मैंने एक टेंजेंट लाइन खींचा जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था, मान लो ये पॉइंट ओ पॉइंट था, और एक था कर्व लाइन, तो उस पर मैंने टेंजेंट खींचा, एक स्ट्रेट लाइन था ऑलरेडी। तो मान लो ये एल था, ये एम था, ये कर्व लाइन थी। तो कर्व लाइन को के स्लोप को जानने के लिए या उसको मैंने एक टेंजेंट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और उनके बीच यानी टेंजेंट लाइन और जो गिवन लाइन एल है इसके बीच का जो एंगल होगा वो तुम्हारा एंगल बिटवीन कर्व एंड इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टी मतलब टेंजेंट लाइन होगा। अब कर्व लाइन है तो दोनों पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कर्व है तो हम इनके लिए एंगल डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे एक स्ट्रेट एक कर्व हो या दोनों कर्व हो। तो एक ग्लोबलाइज एंगल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लोकलाइज एंगल डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए हमें कर्व लाइन पे एक टेंजेंट खींचना ज़रूरी होता है जहाँ पर वो इंटरसेक्शन होता है। तो मान लीजिए इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को वो पॉइंट पर, तो मैंने एक टेंजेंट खींच दी इसके पॉइंट पर जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था, वो मान लो एल है ये टेंजेंट लाइन, और दूसरे पर भी मुझे एक टेंजेंट लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैं एक टेंजेंट लाइन और खींच देता हूँ, हालांकि ये इंटरसेक्ट करती है तो मैं इसको परफेक्ट टेंजेंट लाइन तो नहीं बता, ये सेकंड भी है, ठीक है। बट 4 पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट के लिए एक क्या है, ये एक टेंजेंट लाइन है, लोकल टेंजेंट लाइन है। कर्व का थोड़ा शेप अलग है, सिग्मॉइड जैसा एस जैसा शेप बन गया, इसलिए ये टच करने के साथ साथ इसको कट भी करती है, ठीक है। तो ये लोकल पॉइंट के लिए टेंजेंट है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना, यही एंगल होता है कर्व लाइन के बीच, ठीक है। तो कर्व लाइन के बीच का जो एंगल मेजरमेंट है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अपने फोकस को स्ट्रेट लाइन पर सीमित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल किसके लिए डिफाइन होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइन होता है, चाहे वो कर्व लाइन क्यों ही ना हो। अगर कर्व लाइन होती हैं तो हमें उन पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। कहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जैसे इस फिगर में दिखाया है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गए एंगल्स। हम टाइप्स की बात कर लेते हैं भैया, टाइप्स कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स को जानना ज़रूरी है ना, ये टाइप्स ऑफ एंगल नहीं जानेंगे तो आगे हम सिमिलर ट्रायंगल को भी स्टडी नहीं कर सकते, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को भी स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स में पहले सबसे पहले आ जाता है, हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं ना एंगल को, तो हमें बेसिस बनाना पड़ता है, हम किस बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, किस बेस पे उसके टाइप्स बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो बेस होता है, मतलब इसको क्लासीफाई करने का, इसको कि हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं ना, किस बेस पे कर रहे हैं वो ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो पहले हम करते हैं बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड भैया, मैग्नीट्यूड के आधार पे हम इनका वर्गीकरण करेंगे, कितने टाइप के होते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो मतलब हम चूँकि ए पे आ गए तो मतलब ए पार्ट है ये, चलिए थोड़ा सा ओके। सो ये ए पार्ट में हम पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल भैया क्या होता है, एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है ना जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से, अच्छा हमने एंगल की बात कर ली लेकिन मेजरमेंट की बात नहीं की। देखिए मैं इतना बता दूं कि जो एंगल होता है, जो प्लेन एंगल जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं, उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो डिग्री में किया जाता है, ठीक है। यानी क्योंकि ये एंगल और एंगल को हमने क्या डिफाइन किया था, डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन, तो इसका जो एंगल जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में डिफाइन होता है, ठीक है। और दूसरा भी यूनिट होता है इसका जिसको हम रेडियन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम चूँकि एंगल की हमने बात की है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूनिट बताना भूल गया। तो इसको हम डिग्री में भी मापते हैं और रेडियन में भी मापते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हैं, इसके यूनिट्स हैं। हम कहेंगे भाई 10 डिग्री है इंक्लाइनेशन, मतलब डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो डिग्री में हम उसका इंक्लाइनेशन डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं इनफैक्ट, ओके। रेडियन दूसरा एक यूनिट है, ठीक है। तो हम रेडियन में भी एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है।
तो अब चूंकि हमें डिग्री और रेडियन में डिफाइन करना है, तो देखिए भैया डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा अलग अलग यूनिट हैं, तो इनमें रिलेशन भी होता है एक, ठीक है, एक रिलेशन होता है जो सॉरी बताना भूल गया मैं, यहाँ पर आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। डिग्री तो डिग्री का जो हमने डिफाइन किया ना, तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए रेडियन, तो इसको क्या किया हमने, एक स्ट्रेट लाइन ली और उसके जो एंगल बना स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट के अबाउट, यानी हाफ साइकिल में जो एंगल बना ना, हमने उसको 180 डिग्री नाम दे दिया, और इसी को हमने किसके इक्विवेलेंट माना, पाई रेडियन के, ऐसे भी लिख देते हैं पाई रेडियन, खैर हम पाई रेडियन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, वो सिंबल था पाई, ऐसे भी लिख देते हैं, बट एनीवे दिस इज आवर कन्वेंशनल तरीका है, दिस इज कन्वेंशनल वे, ओके। तो पाई रेडियन को हम पाई रेडियंस को 180 डिग्री के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से डिफाइन किया है, एक स्ट्रेट लाइन एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल में, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल है, इसलिए हमने इसको 180 डिग्री माना है, और 180 डिग्री को ही हमने पाई रेडियन माना है, इसलिए दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए यही रिलेशन होता है पाई और रेडियन और डिग्री में, यही रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिखाऊँ, तो देखिए भैया पाई रेडियन, अब पाई अब क्या है, इरेशनल नंबर है, ट्रांसकेंडेंटल नंबर है, और इसकी वैल्यू होती है 3.14 के आसपास होती है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉपरली बता नहीं सकते एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारे डिजिट तक हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, मोर एंड मोर एक्यूरेट। जितना हम डेसिमल के जितने डिजिट बाद कैलकुलेट करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम क्या करते हैं अपने नॉलेज के 3.14 यानी 2 डिजिट एक्यूरेसी हम लेते हैं, ठीक है, कॉमनली लेते हैं, और हाई स्कूल लेवल 12th लेवल में तो यही होता है, ठीक है, ओके। तो हमने पाई रेडियन को कितना माना है भैया, 180 डिग्री माना है, ठीक है। तो एक रेडियन को क्या मानेंगे, अब देखिए यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी वाला लॉ लगता है, एक रेडियन को, जैसे मैं कहूँ कि एक यूनिट में या मान लीजिए अब 5 किलो का दाम मान लीजिए 60 रुपये है, ठीक है, 5 किलो का दाम 60 रुपये, इतना महंगा बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए मैं 5 किलो का 10 रुपये दाम मान लेता हूँ, अब तो ठीक है ना, 2 रुपये का 1 केला। तो अब क्या करेंगे आप, उस बनाना को, केले को क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ कि 5 बनाना जो हैं वो कितने रुपए के हैं, 5 बनाना 10 रुपये के हैं, ठीक है। मैं बेसिक से उठा रहा हूँ यार, अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 10 रुपये के बराबर है, तो एक बनाना का कितना कीमत होगा भाई, डिवीजन रूल लगेगा ना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा, ओके, 10/5 10/5 तो कितना आएगा, 2 रुपये। इसी तरीके से भैया जब पाई रेडियन का 180 डिग्री है तो एक रेडियन का कितना होगा बता सकते हैं क्या, डिवाइड कर दो यार, यही तो होगा, यही एक डिग्री है। अच्छा, डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री को हम ऐसे शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं सुपरस्क्रिप्ट अपना, ओके, ये सुपरस्क्रिप्ट है, मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, देखिए सुपरस्क्रिप्ट समझ लीजिए, जो लेटर के ऊपर लगाते हैं सुपरस्क्रिप्ट होता है, जैसे मैं लिखता हूँ AC, ये C क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट। इसी तरीके से 180 पे जो डिग्री लगा है ना, ये पॉइंट जैसे रखा है, इसकी डिग्री बोलते हैं। तो एक रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है भैया, ठीक है। वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, एक डिग्री का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। मतलब इसी से अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो पाई/180 रेडियन होते हैं, ठीक है भैया। तो ये तो हो गया कन्वर्जन।
यूनिट बताया डिग्री और रेडियन होता है, इन दोनों में रिलेशन भी बताया, 1 रेडियन 180/π डिग्री होता है या 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। ओके, तो ये तो हो गया कन्वर्जन और यूनिट का बता दिया मैंने, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को बता दिया। अब हम टाइप्स की बात कर रहे थे, टाइप्स की बात करते करते बहुत दूर तक पहुँच गए, एंगल्स के टाइप्स को बता रहे थे भैया, टाइप्स क्या क्या होते हैं एंगल्स के, ठीक है। ओके, चलिए हम थोड़ा सा काफ़ी टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए बट एनीवे सॉरी, ये तो इसको बताना ज़रूरी भी है। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम पहले आ जाते हैं एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जिनकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब सर माप होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी माप कितनी है, वो 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है, डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 90 डिग्री अब जब देखेंगे तो पता चलेगा आपको, मान लो 10 डिग्री है तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर ये 20 डिग्री है, 40 डिग्री मान लीजिए तो ये भी एक्यूट एंगल है। ओके, ये मान लो 25 डिग्री है, ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, मान लो ये 80 डिग्री है तो भी एक्यूट एंगल है। यहाँ तक कि चलिए मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजुलाइज करने में आसानी है। तो अगर मैं यहाँ तक कि ये थोड़ा सा 90 तो नहीं है, मैं अगर इसको 89.9 भी कर दूँ ना तो भी ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है भैया। तो मैग्नीट्यूड जिसका 90 से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। फिर दूसरा टाइप होता है राइट एंगल। राइट इज ऑलवेज राइट, राइट एंगल नाम भी है इसका। राइट का मतलब सीधा होता है, मतलब सही होता है, राइट मतलब सही होता है, सॉरी सीधा नहीं होता, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, राइट मतलब सही है, करेक्ट है। अब करेक्ट का मतलब ये होता है भैया, ये राइट जो एंगल होता है ना, नाम उसका राइट मतलब सही है, और सही का मतलब है बिल्कुल सही, 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज ये राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री ना हो राइट एंगल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली मतलब पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, तभी इसको राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा होता है भैया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है माप, मेजरमेंट कितना है भैया, इसका जो है ना 90 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब कितना बड़ा, 1000, 2000, 3000 या 10-20, कितना बड़ा होना चाहिए। तो भैया आपने बता दिया 90 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आपने लोवेस्ट वैल्यू तो बता दी, हाईएस्ट कितना होना चाहिए, तो भैया 180 से कम भी होना चाहिए। इतना भी नहीं कि आप 100 मतलब 200, 400, 500, 1000, लाख में ही बात करने लगे, नो। तो इसकी लिमिट है, अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, ये 180 से कम हो और 90 से बड़ा हो भैया, तो ये सब के सब एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं। अब देखने में कैसे लगते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ, इसके ऐसे लगते हैं देखने में, थोड़ा सा मैं ओके सॉरी, ये देखिए आप, ये जो एंगल है ना भैया, ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए मान लो 120 डिग्री हो गया तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, या इसको अधिक कोण भी बोलते हैं, मतलब 90 से ज़्यादा हो गया तो अधिक कोण बोलते हैं। हिंदी में उतना ज़्यादा टर्म नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ आप इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में समझिए और हिंदी भाषा में इसको समझ लीजिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजी पे इतना ध्यान मत दीजिए, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ये 90 से ज़्यादा होते हैं, इसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे टाइप पे। चौथे टाइप कैसे पहुंच गए भाई, राइट था, ऑब्ट्यूज था, एक्यूट, हाँ ठीक है ठीक है। अभी आता है स्ट्रेट एंगल। नाम क्या है भैया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रेट मतलब सीधा होता है यार, सीधा मतलब सीधा। अभी मैं बताया था जब मैंने डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशनशिप बताया था कि कैसे यहाँ से जनरेट हुआ है, तो इस स्ट्रेट एंगल की ज़रूरत पड़ी थी कि नहीं। ओके, तो इट इज़ द एंगल अबाउट ए पॉइंट थ्रू हाफ सर्कल या हाफ साइकिल। आधे साइकिल में जो एंगल बनता है ना, वही स्ट्रेट एंगल होता है। इसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ तक कि मैंने क्या बताया था, 180 से 90 से जो कम होता है वो उसको हम एक्यूट बोलते हैं, जो 90 के ठीक बराबर होता है उसको राइट बोलते हैं। इसीलिए इसी प्रकार स्ट्रेट एंगल जो सीधा 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल होता है, या जो एंगल स्ट्रेट लाइन के अबाउट बनता है वो कहलाता है
स्ट्रेट एंगल, नाम स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बनता भी है, स्ट्रेट दिखता भी है। ये देख रहे हो, स्ट्रेट ही दिख रहा है, वो पॉइंट के बाद ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। पांचवा आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब समझ रहे हो, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब समझ रहे हो, लचीलापन होता है इसमें, ठीक है। और रिफ्लेक्स मतलब लचकदार होना, दोबारा लचक होनी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लचीलापन होता है। तो ऐसे देखिए आपने 90 डिग्री पढ़ा है, ये होता है, स्ट्रेट लाइन तक आ गए आप, स्ट्रेट एंगल तक आ गए, ठीक है। अब इसके आगे आप जाएंगे ना, जब ऐसे 180 से जब मतलब ज़्यादा एंगल होगा, तो ये जो है ना, ये इस तरीके से दिखेगा कुछ, ये रिफ्लेक्स हो गया, है ना, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें घुमाव ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 180 से ज़्यादा होता है, तो मैं इसकी भी भैया 180 से ज़्यादा मैं कहूँ तो आप मुझसे यही पूछेंगे, भैया 180 से ज़्यादा कितना, 10, 20, 30, 50, 100, 1000 कितना? तो भैया इसके लिए हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, इसकी अपर लिमिट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। लोअर तो बता दिया मैं कि 180 बड़ा होना चाहिए। बड़ा का मतलब 180.01 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो, बस बड़ा होना चाहिए। चाहे 0.001 से बड़ा हो, तो 0.1 से बड़ा हो, 10 से 20 से 40 50 लाख से बड़ा, 1000, किसी से भी बड़ा हो, एक बड़ा होना चाहिए, किसी भी नंबर से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और बड़ा तो है, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए, 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 360 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसी केस में मान लीजिए ये लगभग कितना होगा आपका, मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि उतना ही हो। तो मान लो मैं इसको 150 मान सकते हैं, इसको 150 डिग्री, ओके। तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट एंगल। भैया कंप्लीट का मतलब समझ रहे हो, पूरा हो गया भैया, पूरा हो गया मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाई पूरा? पूरा का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब होता है, जैसे हम कहेंगे भाई काम कंप्लीट हो गया, हाँ पूरा हो गया। इसीलिए भैया अब देख रहे हैं कि तो जो 180 के बाद जो एंगल था वो कैसे हो रहा था, टर्न हो रहा था। तो ये तो भैया टर्न होकर पूरा वहीं पे पहुंच जाएगा जहाँ था। सॉरी, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको पता चले। तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक तो क्या था, हमारा रिफ्लेक्स एंगल था, ठीक है, क्योंकि ये 360 से छोटा है। लेकिन जब ये पूरा ये साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और यही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 360 डिग्री एग्जैक्टली, ओके, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड विल बी 360 डिग्री, सो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं क्योंकि इसका टर्न एक पूरा कंप्लीट टर्न हो गया, कंप्लीट टर्न। टर्न का मतलब होता है घुमाव, एक घुमाव पूरा पूरा घूम लिया उसने, ठीक है, एक चक्कर लग गया उसका, तो ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो ये तो डिवीजन कर दिया हमने किस बेसिस पे, उनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। अब हम जो दूसरा डिवीजन करेंगे ना भैया, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। लाइंस के इंटरसेक्शन करेंगे। लाइंस हों, पर कैसी लाइंस हों, लाइंस मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हम जो इंटरसेक्शन करवाएंगे लाइन का, वो पैरेलल भी होंगे, कुछ ऑब्लिक भी होंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पैरेलल लाइन क्या होती हैं और ऑब्लिक लाइन क्या होती है, ओके। जैसे मैंने बताया था आपको, प्लेन की डेफिनेशन जब बताई थी, मैंने बताया था कि रेफरेंस प्लेन एक होता है जिससे एक गिवन प्लेन के हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। उस वैसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, प्लेन सरफेस। वैसे भैया पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है ना कि डिस्टेंस बिटवीन any two corresponding points on two straight lines is constant, that are known as parallel lines। वो इनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या ये पैरेलल हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेंगे, आप इसको बढ़ाते जाइए। या डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, दोज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो इस केस में भैया ये तो कहेंगे ये पैरेलल लाइन है, लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं है, नहीं है पैरेलल लाइन, ओके। तो पैरेलल लाइन का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और द डिस्टेंस बिटवीन, इन जनरल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट।
ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड है, मतलब इनके बीच का जो गैप है ना, जो डिस्टेंस जो है ना वो घट रही है इस डायरेक्शन में देखें तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए या चेंज हो रही है, सीधी वैल्यू 10 है तो यहाँ पर आप आते आते मान लीजिए 6 पहुँच गए, तो यहाँ आते आते 2 पहुँच गए, तो ये क्या है, डिस्टेंस क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। इस डायरेक्शन में देखें तो लगातार घट रही है। द डिस्टेंस डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एंड टू नॉन पैरेलल लाइंस। तो ये तो हो गई नॉन पैरेलल लाइंस, ओके। ये पैरेलल लाइंस, तो हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे। यहाँ पे एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस लेके हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे एंगल्स का, ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं, दो पैरेलल लाइन लेते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, सॉरी, ये दो पैरेलल लाइन है। अब इन दो पैरेलल लाइन को एक तीसरे स्लेंट लाइन या नॉन पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कराते हैं, कटवाते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है। तो कटिंग हो रही ना भैया, चूँकि लाइन है तो ये पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, कर सकती हैं इनफैक्ट, ओके। तो ये इसको एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए, अब इसमें जब पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके बीच एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको नाम देके मुझे कुछ देना पड़ेगा। चलिए मैंने, अगर मैं इंटरसेक्शन देखूँ तो चलो मैं नाम दे देता हूँ एल एम और इसको एन दे देता हूँ। ये तीन लाइनें थी, ठीक है। एल और एम पैरेलल है, एन क्या है, स्लेंट है या ऑब्लिक बोल सकते हैं इसको, त्रिक लाइन है। ये सरल समानांतर रेखा है। पैरेलल लाइन को हिंदी में समानांतर रेखा भी बोलते हैं और स्लेंट को हम त्रिक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल देख रहे हो आप, एंगल बन रहे हैं। तो हम इनके नाम दे दे रहे हैं, जैसे 1 एंगल, नाम दे दिए 1, ओके। इसका नाम दे दिए 2, इसका नाम दे दिए 3, इसका नाम दे दिए 4। ये कंप्लीट हो गए। अब मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ 5, यहाँ से 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, ये सारे एंगल्स के नाम दे दिए मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें बहुत सारे एंगल्स देख रहे हैं, 8 टाइप के एंगल्स हैं। हम रिलेशन देखेंगे क्या चीज़ होती है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन अगर करते हैं ना, तो ये सब एंगल्स बने, इसको हम बार बार देखेंगे इस फिगर को। तो मैं पहला टाइप बताता हूँ, अपोजिट एंगल, ठीक है। पहला टाइप होता है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे कट करती हैं तो उनके जो सामने, अपोजिट का मतलब ही होता है यार सम्मुख, उनके सम्मुख क्या क्या कोण है, उनके सम्मुख मतलब सामने, अपोजिट। जैसे बोले आपके घर के अपोजिट क्या है, पड़ोसी के घर एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसी तरीके से ये एंगल है, मान लीजिए ये एंगल, मान लीजिए ये अल्फ़ा मान लीजिए, ठीक है। अल्फ़ा एक ग्रीक लेटर है, इसको हम एंगल रिप्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। तो अल्फ़ा मान लिया, इसके जस्ट सामने, मतलब ये आप नोक देख रही है, आप नोक, इसके जस्ट सामने ये एंगल है। तो ये हम एंगल जो है इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। मैंने ये सब समझाने के लिए किया है, ये बीटा एंगल है, ठीक। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, अपोजिट एंगल। अल्फ़ा एंड बीटा आर अपोजिट एंगल, ठीक है। ओके, तो अल्फ़ा और बीटा अपोजिट एंगल है, आर अपोजिट एंगल्स, ओके। दूसरा टाइप क्या आता है, अल्टरनेट एंगल की बात कर लेते हैं, या चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं फिर, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, मैं अगर इस फिगर को बार बार दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे एंगल्स हैं। तो मैं सिर्फ जिस एंगल की बात कर रहे हैं ना उसी फोकस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, एक अलग से लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये एल थी, एम थी और ये एन थी, ओके। तो मैं अब रेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देखिए ये आपने जो अपोजिट एंगल देखे ना, एक चीज़ और है इसमें, ये बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सम्मुख होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं, इनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। इस सब के सब हम इक्वल एंगल्स की बात कर रहे हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बराबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये देख लीजिए आप। तो मैंने ले लिया था ये सब, चलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेता हूँ, 1
और मैंने यहाँ पे लिया था 5। ये दोनों क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, समझ रहे हो। इसी प्रकार जैसे अगर यहाँ पे मैंने 2 लिया था, या मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आए, ठीक है। ये 2 एंगल था, एंगल 2 नाम दे दिया हमने, कोई 2 मतलब एक एंगल है, नाम दे दिया यार हमने, ठीक है। जैसे आपका कुछ नाम होगा, किसी अदर पर्सन कुछ और नाम होगा, तो ऐसे ही अलग अलग एंगल के अलग अलग नाम है भैया, ठीक है। तो 1 और 5 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो 2 है, और ये जो एंगल था यहाँ पे 6, ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग। अरे यार, संगत का मतलब समझ रहे? संगत को हिंदी में बोलते हैं संगत। संगत मतलब एक ही संगति के हैं, ये एक तरफा है, देख रहे हो, एक तरफा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है ना, एन लाइन, इसके एक ही तरफ है ये, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग होते हैं। इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत। संगत मतलब एक जैसी संगति है, या एक तरफा होते हैं, ये दोनों एक तरफा होते हैं। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन या ओब्लिक लाइन जो त्रियक रेखा है ना, उसकी एक तरफ होंगे, ये खासियत होती है, इसलिए संगत बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टाइप की। कौन सा होता है भैया? वो होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट, समझ रहे हो भाई? अल्टरनेट एंगल। ये 2 टाइप के होते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ। एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है एक्सटीरियर, मतलब बाहर वाले। ये होता है अंदर वाले। चलिए, बहुत लोग होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में ही पसंद करते हैं, ये बाहर वाले। देखिए, मैं दोनों चीज़ें बोलता हूँ, सिर्फ समझने के लिए हिंदी बोलना ज़रूरी है, ताकि हिंदी में आप सही से समझ सकें, ओके। तो इंटीरियर का मतलब अंदर वाले होते हैं, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले। तो अब देख लीजिए, मैं एक ही डायग्राम में बार बार बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ जाएगी इसमें, आप समझ नहीं पाएंगे ठीक से, इसलिए मैं बार बार अलग अलग फिगर बनाऊंगा ताकि आप इसका समझ पाएँ, ठीक है। फिर 2 स्ट्रेट लाइन थी, और फिर तीसरी स्ट्रेट लाइन एल एम, 2 स्ट्रेट लाइन थी, एन इसको इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। अब मुझे बताना कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है भैया। अल्टरनेट एंगल में उसको समझने के लिए पहले इंटीरियर समझते हैं। इंटीरियर का मतलब अंदर ही अंदर होना चाहिए। अंदर अंदर का मतलब 2 पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच के अंदर होने चाहिए एंगल, ठीक है। तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीरियर दिखाने के लिए मुझे अंदर ही लेना पड़ेगा। अंदर का मतलब, और कैसे होने चाहिए? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो? एक के बाद एक, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 3, तो मान लीजिए मैं तीसरा एंगल ले लिया मैंने, ठीक है। और ये चौथा था, फिर मैंने 5। ये जो चौथा और जो 5वां था ना, ये क्या थे? अल्टरनेट एंगल, मतलब एक के बाद एक। क्यों एक के बाद एक है? देखिए, 3 के बाद 4 आया था कि नहीं? फिर 4 के बाद 5 आया था, तो मैं 3 से सीधे 5 पे पहुँच गया, इसीलिए अल्टरनेट है, मतलब एक को छोड़ के एक, ठीक है। समझे बात को ना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एक के बाद एक, तो एक के बाद एक जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो 3 और 5 क्या हो गए भैया? अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। और समझ लेते हैं, ये चौथा, ओके सॉरी, हाँ, ये जो चौथा है और ये जो छठवां है, ये भी अल्टरनेट है, क्योंकि 4 के बाद 5 नहीं बल्कि छठवां आ गया सीधे, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है भैया। समझ रहे हो? एक ही कलर के मैंने रिप्रेजेंट किया है ताकि आप समझ सकें। एक कलर की जो दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये भी अल्टरनेट है, क्योंकि 4 के बाद हमने 5 नहीं बल्कि 6 लिया। तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 4, ये नाम है भैया, इसको कंफ्यूज मत होना कि ये नंबर है कोई, ये जस्ट नाम है। एंगल 4 और 6 बराबर होते हैं, एंगल 3 और 5 भी बराबर होंगे। और याद रखना भैया, चलिए मैं एक ही कलर में लिख देता हूँ, बराबर तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होते हैं? इंटीरियर भी हैं। तो ये क्या है भैया? इंटीरियर हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकांतर, एक जैसा अंतर, एकांतर। यार थोड़ा सा हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। एकांतर, एकांतर बोलते हैं अल्टरनेट को, ठीक है। माफ़ करना अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं पर भी मैं गलती करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट टाइप करके बताइए, पॉइंट आउट करिए मैंने कहीं गलती की है या कोई टर्मिनोलॉजी गलत बोली है, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये तो भैया इंटीरियर की बात। भाई एक्सटीरियर क्या होता है फिर? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। भैया अल्टरनेट एंगल 2 टाइप के होते हैं, मैंने बताया पहले, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो अब हम एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर तो समझ गया, मैं डिफरेंट फिगर बना दूंगा ताकि आपको सही से समझ में आए। तो देखो भैया,
मैं इसको देखो बार बार नहीं बता रहा हूँ कि मैंने 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट किया था मानना, वो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा इस फिगर पे जाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में मतलब इसी फिगर को मैं बार बार बना रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझ कि मैं डिफरेंट फिगर बना रहा हूँ, मैं इसी फिगर को बार बार बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उतने ही एंगल दिखा रहा हूँ जो ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। सबको एक साथ दिखाने के लिए आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। अब मैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ही बताऊँगा, बनाऊँगा, ठीक है। ओके, तो अब आ जाइए, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ये क्या है 1, अब 1 मिनट, ओके। ये कौन सा एंगल है भैया 1, थोड़ा सा ठीक से नहीं बना 1, ओके। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, एक के बाद एक। तो 1 यहाँ पर 2 था, 3 था, 4 था, फिर 5 6 और 7, ये 7 है, ठीक है। ये 7 एंगल था। इसी प्रकार कि ये वाला जो एंगल था ना भैया, ये वाला, ये दो था। द एंगल इज 2, मतलब नाम है ये 2, ठीक है। ये 2 इसका, अब ये मत समझिए कि 2 डिग्री है, नो, ये नाम है, सिर्फ और सिर्फ नाम है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ये 8 था इधर भैया, 8 था ये, समझ रहे हो। तो ये तुम देख रहे हो अल्टरनेट तो है, मतलब मैं कहूँ कि भैया एक के बाद एक आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, एक के बाद एक हो, लेकिन हाँ डिफरेंस बराबर होना चाहिए। जैसे एक के बाद 7 आ रहा है, कितना डिफरेंस है 6, तो 2 के बाद 8 आ रहा है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है। चलिए, ये कोई रूल नहीं है कि भैया 6 का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ये कोई रूल नहीं है, बट हाँ वो अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब इस जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, जो एल, मतलब एल एम और एन जो लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाली, ये क्या होना चाहिए, इसके दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। 1 और 7 अपोजिट साइड में है, उनके डिफरेंस सेम है, ठीक है। और 2 और 8 ये भी अपोजिट साइड में है, और ये कैसे हैं, बाहर हैं दोनों, इन दोनों लाइन पैरेलल लाइन के बाहर हैं कि नहीं, इन दोनों लाइन के बाहर हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब दोनों के बाहर हैं, इन लाइन के बाहर हैं, इसीलिए हम इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और इनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, जैसे 2 और 8 ये बराबर होंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे ना 1 और 7 ये भी बराबर होंगे, वाह भैया 7 क्या है, ये भी बराबर होंगे, तो ये क्या होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं, ओके। तो अब तो हमने अपोजिट की बात की है, और करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल की बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और टाइप के एंगल होते हैं, कितने टाइप्स हो गए, 3 टाइप हो गए थे, हाँ 3 टाइप हो गए। तो हम चौथे टाइप पे जाते हैं। चौथा टाइप होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। भैया कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है यार, कम्प्लीमेंट्री कोटि पूरा कैसे बोलते हैं यार, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल्स द सम कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसको बोलते हैं, क्या होता है सम। चलिए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर दूँ और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखो ये 2 एंगल के लिए डिफाइन होता है, इसलिए मैं बोलूँगा सम ऑफ 2 एंगल्स। भाई 2 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, उनको सबको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं क्या, नहीं, 2 एंगल्स होना चाहिए जिनका सम 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री कोटिपूरक एंगल बोलते हैं हिंदी में। अगर हम गलत हूँ तो माफ़ करिए, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, मैं इसको बार बार नहीं बताऊँगा, इसके लिए मुझे अलग फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसा एंगल लेता हूँ जो राइट एंगल होता है। तो चलिए मैं इसको ओ दे देता हूँ नाम, और मैं एरो नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ ओ, ए और बी, ये नाम दे दिया मैंने, ठीक है। राइट एंगल आपको पता है स्ट्रेट 90 डिग्री होता है सीधा, ठीक है। तो अगर इस 90 डिग्री को मैं एक दूसरे उससे डिफाइन कर देता हूँ, यानी दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने चलिए ये ओ सी लाइन खींच दी और इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 90 डिग्री को डिवाइड कर दूँ, पता नहीं किस रेशियो में डिवाइड किया। तो मैंने जब मेज़र किया मान लीजिए, तो ये मेरा आया, मान लीजिए आप 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो भैया अगर मैं कहूँ सम, तो भैया 40 है, मतलब ये टोटल कितना है 90 डिग्री, और ये इतना पार्ट कितना है 40, तो ये कितना बचा 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा बी ओ सी, ये जो एंगल है ना बी ओ सी, और सी ओ ए एंगल सी ओ ए, देखो भैया जो ऐसा जो सिंबल होता है ना, ये एंगल का होता है, याद रखना भैया। ये वी शेप में होता है, मतलब
हॉरिजॉन्टल वी है ये। तो इस शेप में जो वी होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल का सिंबल है ऐसे रिप्रेजेंट करने का। तो बी ओ सी और सी ओ ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलिए 5वें टाइप पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो 5वां टाइप जो होता है